Dear student, now we are going to discuss one other very important aspect of the Hindu Adoption and Maintenance Act. Uh, in this video, we will discuss the provision related to maintenance under the Hindu Adoption and Maintenance Act. For your information, we have already uploaded two videos related to the same act, in which we have talked about the provision related to adoption. Now, in the third video in each series, we will discuss the all the provision under the Hindu Adoption and Maintenance, which is related to maintenance. It is the third part of this video, and another part we will upload in later on when we will cover all the maintenance, and then act will be over. Under section 3 subclause B talks about the definition of the maintenance under Hindu Adoption and Maintenance Act. Maintenance includes provision for food, clothing, shelter, education, and medical expenses. In short, we can say that maintenance includes all the provisions which is very essential for the life of any individuals of this citizen. Because if you see that हमको जीवन एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारी जो है वो चीज़ें जो है वो सेक्शन 3 सब क्लॉज बी में मेंटेनेंस के लिए आती है. नाउ द क्वेश्चन अराइज, who is entitled to get maintenance under Hindu Adoption and Maintenance Act? Because when we were discussing about the Hindu Marriage Act section 24 and 25, which we have already discussed the provision related to maintenance, in which we have discussed the under section 24 of the Hindu Adoption and Maintenance Hindu Marriage Act talks about the maintenance pendant life during the pendency of the suit, and 25 talks about the permanent alimony. But उन दोनों सेक्शन में मेंटेनेंस सिर्फ पति और पत्नी को मिलता था, किसी और व्यक्ति को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता था. जबकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो पर्सन है इंटाइटल टू गेट मेंटेनेंस वो 4 लोग हैं. पहला है वाइफ, दूसरा है विडो डॉटर इन लॉ, तीसरा है चिल्ड्रेन और एज्ड पेरेंट्स, एंड चौथा है डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट. सो मोटा मोटी अगर आप देखें तो 3 लोग हैं जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए अधिकारी हैं. वी विल डिस्कस ऑल द 3 पर्सन वन बाय वन. नाउ first, if you see the section 18, which is very important section 18 subclause 1 talks about the maintenance of wife. यहाँ पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वही सारी वीमेन इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगी, सिर्फ वही वीमेन इस अधिनियम के अंतर्गत आएगी जो कि वाइफ सबके कैटेगरी में आती है. यानी कि विडो, अनमैरिड और डाइवोर्सी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएंगी. वो किसी और अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी में जा सकती हैं, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 में वही महिला आएगी जो वाइफ सबके कैटेगरी में आता है. द क्वेश्चन अराइज, वाइफ सबके कैटेगरी में कौन आएगा? वाइफ सबकी कैटेगरी में वही महिला आएगी जो जिसकी जो मैरिज है वो अंडर सेक्शन 5 और सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के तहत परफॉर्म की गई है. यानी कि सेक्शन 5 में सारे कंडीशन पूरे किए गए हैं, सेक्शन 7 में जो सेरेमनी ले डाउन की गई है वो हो गई है, तब वो वाइफ सबके कैटेगरी में आएगी. और यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट केस वी विल नाउ गोइंग टू डिस्कस, दैट इज यमुना भाई अनंत राव वर्सेस अनंत राव शिवराम AIR 1988. सुप्रीम कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वाइफ अगर लीगली वेडेड वाइफ नहीं, यानी कि अगर एक पत्नी के रहते पति ने दूसरी शादी की है और बाइगेमी का ऑफेंस किया है, तो दूसरी पत्नी जो है उसकी शादी अंडर सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत वाइड हो है, तो ऐसी स्थिति में वाइड वाइफ को जो है इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लीगली वेडेड वाइफ नहीं है. यही बात सविता बहन सोमबाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट के बाद में भी यही बात दोहराई गई थी कि वाइफ होना चाहिए. अगर वाइफ नहीं है, वाइड मैरिज की अगर वाइफ है, जो मैरिज वाइड हो चुका है, तो ऐसी वाइफ जो है इस सेक्शन 18 सब क्लॉज ए के प्रावधानों में नहीं आएगी. हाँ, डोमेस्टिक या साथ ही साथ जो ऐसी पत्नियां हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, जो कि शादी नहीं की है और लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, वो ऐसी पार्टनर्स भी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगी. वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जरूर 2005 में जरूर उसको मेंटेनेंस मिल सकता है, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत उसी महिला को मेंटेनेंस मिलेगा जो वाइफ सबके अंतर्गत आ रही है. साथ ही साथ जो दूसरी रिक्वायरमेंट है सेक्शन 18 की कि वो
हिंदू होनी चाहिए। वाइफ जो है अगर हिंदू नहीं रह गई है तो इस अधिनियम के प्रावधान उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। हिंदू कौन होगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अंडर सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट विच टॉक्स अबाउट द हिंदू कौन और किस व्यक्ति को हिंदू माना जाएगा इस प्रावधानों के अंतर्गत, वो सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल। तीसरी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 18 की है वो है सी मस्ट रिसाइड विद हर हस्बैंड। उसी पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा जो अपने पति के साथ रह रही है। जैसे प्राचीन हिंदू विधि में देखे तो एक पत्नी का पवित्र कर्तव्य था कि वो अपने पति के द्वारा दिए गए घर में वो रहे। तो अगर पति वही शास्त्रीय हिंदू विधि से ये प्रावधान लाया गया है कि अगर पत्नी पति के साथ रह रही है तो पति उसका मेंटेनेंस करेगा। हालांकि डायरेक्ट ये नहीं कहा गया कि पत्नी का रहना इस सेक्शन 18 में जरूरी है, लेकिन अगर आप सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 के प्रावधान को देखें तो साफ साफ स्पष्ट है कि पत्नी का पति के साथ रहना जरूरी है। क्योंकि सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 कुछ ग्राउंड बताता है जब पत्नी वाइफ has the right to keep herself away from her husband reside and despite of getting the maintenance under this act। यानी कि पत्नी को अधिकार है कि अपने पति के घर में न रहकर भी वो यानी पति से अलग रहकर भी वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। और ये कुछ ग्राउंड्स है यानी कि अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ग्राउंड है जिसमें कि पत्नी को अधिकार है कि अपने पति से अलग रहकर, सामान्य नियम है कि पति के साथ रहेगी तभी वो मेंटेनेंस मिलेगा। ये सेक्शन 2 जो है कुछ 18 सब क्लॉज 2 अपवाद बताता है कि इन ग्राउंड के आधार पर पत्नी अलग रहकर भी मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। इसमें सबसे पहला डिजर्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्शन 30 सब क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इट इज आल्सो अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स कि अगर पति ने पत्नी का परित्याग कर दिया है, लेकिन वहां पर जो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स में 2 साल का सेपरेशन जरूरी था, 2 साल का डिजर्शन जरूरी था, लेकिन यहाँ पर अगर 1 महीने का भी डिजर्शन है तो भी इस कैटेगरी में आएगा और पत्नी को अपने पति से भरण पोषण मिलेगा अगर वो पति ने उसका डिजर्शन कर रखा है या पति ने उसके साथ क्रूरटी करता है, क्रूरल एक्ट करता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डाइवोर्स ऑफ ग्राउंड्स में देख चुके थे। तो ऐसे वो फिजिकल क्रूरटी हो सकती है, वो मेंटल क्रूरटी हो सकती है। अगर पत्नी अगेंस्ट क्रूरटी कर रहा है तो भी वो पति अपने पति से अलग मेंटेनेंस प्राप्त करेगी। लेप्रोसी जो 2009 में इस ग्राउंड को समाप्त कर दिया गया था, लेप्रोसी में एक ग्राउंड था जिसमें पत्नी अपने पति से अलग मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। एनी अगर वाइफ कंकुबाइन 1955 से पहले अगर पति की शादी हो चुकी है और उसकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं तो भी पत्नी को अधिकार है कि अपने पति से अलग मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। अगर कंकुबाइन का मतलब होता है कि अगर पति जो है बगैर विवाह किए किसी स्त्री को अपने घर में रखता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी जो वेडेड वाइफ है उसे अधिकार है कि अपने पति से अलग भरण पोषण मांग कर सकती है। या कन्वर्जन अगर पति ने कर रखा है तो भी उसे भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। और या फिर इसकी इतर अगर कोई ग्राउंड है अपार्ट फ्रॉम एनी अदर ग्राउंड व्हिच इज नॉट एनुमरेटेड अंडर दिस सेक्शन, उसके अतिरिक्त अगर कोई जस्टिफाइड रीजन है तो पत्नी को अधिकार है कि अपने पति से अलग रहकर भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। यानी कि सामान्य नियम है कि सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 सामान्य नियम बताता है कि पत्नी होना जरूरी है। सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 इसका अपवाद बताता है कि कब पत्नी अलग रहकर भी पति से अपने भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। और सेक्शन 18 सब क्लॉज 3 बताता है कि 2 ऐसे आधार है जब पत्नी भरण पोषण के अपने इस अधिकार को खो देगी, अगर वो अनचेस्ट हो गई है या फिर अगर वो नॉन हिंदू हो गई है, ऐसी स्थिति में उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर उसे भरण पोषण अपने पति से सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 में प्राप्त करना है तो उसे हर स्थिति में सत्यत्व का धर्म का पालन करना होगा या फिर हिंदू बने रहना होगा। सेक्शन 9 अब आइए नाउ वी विल स्विच ओवर द अनदर सेक्शन ऑफ द हिंदू डॉक्ट्रिन एंड मेंटेनेंस एक्ट। यहाँ पर जैसे कि हम लोग बात किए थे कि दूसरे जो इंटाइटल है वो है विडो डॉटर इन लॉ। विडो डॉटर इन लॉ इज इंटाइटल टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर इन लॉ। दोस्तों पति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पत्नी का भरण पोषण करे। सेक्शन 18 और सेक्शन 19 दोनों में जो बेसिक अंतर ये है कि सेक्शन 18 में जो लायबिलिटी पति के ऊपर डाली गई है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब होता है कि पति को हर स्थिति में भरण पोषण करना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी उसके पास हो चाहे न हो, चाहे वो किसी भी तरह से अपना भरण पोषण करे, हर स्थिति में। यानी कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी होता है कि अगर प्राचीन हिंदू विधि में देखें तो पति की लायबिलिटी जो है अपने पत्नी के भरण पोषण
लड़की एब्सोल्यूट हुआ करती थी। ये नहीं कहा सकता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई इनकम का कोई साधन नहीं आता, मैं भरण पोषण पत्नी का नहीं करूंगा। एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, चाहे वो अपना खून बेच के करे, किडनी बेच के करे। और दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात सेक्शन 18 में कही गई है, यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि पत्नी के पास अपने भरण पोषण का मीन्स है कि नहीं है। Though the wife is capable to maintain herself out of her own property, और अपनी नौकरी से वो अपना भरण पोषण कर पाने में सक्षम भी है, despite of that husband will be able to get maintenance under this sector। अगर आप ऐसे इलस्ट्रेशन से देखें कि अगर पत्नी जो है वो IAS अधिकारी है या बहुत धनी महिला है, करोड़पति महिला है, उसका पति रिक्शा भी चलाता है, डिस्पाइट ऑफ दैट वो IAS अधिकारी या करोड़पति महिला जो है अपने इस रिक्शा और चालक पति से मेंटेनेंस प्राप्त करेगी, क्योंकि यह पति की लायबिलिटी एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। पति ये नहीं कर सकता है कि उसके पास खुद ही भरण पोषण का साधन है, क्यों वो हमसे मांग रही है। पति की लायबिलिटी शास्त्रीय हिंदू बुद्धि से दी गई है, जहां पर पति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। तो कुल मिलाकर यह है कि पति की लायबिलिटी जो है हमेशा बनी रहेगी सेक्शन 18 में। जब अगर वो पत्नी उसकी वेडेड पत्नी है तो उसे हमेशा लायबिल करेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि पत्नी की लायबिलिटी, पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम है कि नहीं है। जबकि इस सेक्शन के अतिरिक्त कहीं भी अगर पत्नी को भरण पोषण प्राप्त करना होगा तो उसे हर स्थिति में सिद्ध करना पड़ेगा कि शी इज नॉट इन पोजीशन टू मेंटेन हरसेल्फ, देन द अदर पर्सन विल लायबल टू मेंटेन। सिर्फ सेक्शन 18 ही एकमात्र ऐसा सेक्शन है जहां पत्नी को ये नहीं देखा, पत्नी की ये नहीं दिखाई जाती कि उसके पास इनकम है कि नहीं है। चाहे इनकम हो चाहे ना हो, पति लायबल होगा। तो सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। यहाँ पर जो ससुर की लायबिलिटी अपने बेटे के मरने के बाद पुत्रवधू की तरफ जो होती है वो उस मायने में नहीं रहती है जैसे कि पति की होती है। ये ससुर की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर सेक्शन 19 में जो विडो डॉटर के लॉ की लायबिलिटी जो है ससुर के प्रति है वो तभी लायबिलिटी यानी ससुर तभी लायबल होगा जब विडो डॉटर इन लॉ जो है शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग और अदर प्रॉपर्टी। यानी कि वो विडो डॉटर लॉ ऐसी है जो उसके पास खुद का कोई साधन नहीं है जिससे कि अपने मेंटेनेंस कर पाए, या उसके खुद की प्रॉपर्टी नहीं है जिसके पास मेंटेनेंस कर पाए। पति के मरने पर स्टेट ऑफ द हर हस्बैंड, पति के मरने पर उसको कोई पति की प्रॉपर्टी नहीं मिली है, या फिर स्टेट ऑफ हर फादर एंड मदर, उसको माता पिता से ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली है जिससे कि वो अपना मेंटेनेंस कर पाए, या फिर हर ओन चिल्ड्रन सन एंड डॉटर, उसके अपने बच्चे हैं लेकिन वो छोटे हैं, वो अपने माँ का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, तब ससुर लायबल होगा। साथ ही साथ सेक्शन 19 सब क्लास 2 में बताया गया है कि ससुर की लायबिलिटी तभी होगी जब ससुर के पास कोई कोपास्टिव प्रॉपर्टी हो। कोपास्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी से है जो कि ससुर ने अपने इंसेस्टर से प्राप्त की है। साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि जो सेक्शन 90 से क्लास 2 में बताया गया है कि वो प्रॉपर्टी ससुर के पोजीशन में होनी चाहिए, प्लस विडो डॉटर इन लॉ का कोई शेयर उस कोपास्टिव प्रॉपर्टी में न हो। अगर विडो डॉटर इन लॉ ने कोई शेयर उस कोपास्टिव प्रॉपर्टी से प्राप्त किया है तो फिर ऐसी स्थिति में ससुर की लायबिलिटी नहीं बनेगी। इसका मतलब कुल मिला के देखें तो ये सेक्शन जो है हाथी के दांत के जैसे है। ससुर को लायबिलिटी बनाया तो जरूर गया है, लेकिन ऐसी विडो डॉटर इन लॉ मिलना बड़ा मुश्किल काम है जो जिसके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी ना हो, कोई उसकी अर्निंग ना हो, उसके बेटे भी असमर्थ हो, उसके माता पिता से उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली हो, और साथ ही साथ उसको ये प्रे करना होगा कि उसके ससुर ने कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो। ससुर अपनी सैलरी से, अपने परिश्रम से कमा के विडो डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर एक सुझाव ये भी है कि जब विडो डॉटर इन लॉ है, अब तक वो अपने पति के साथ रहकर पति के घर में वो सेवा कर रही थी, तो पति के मरने पर वो सेवा ससुर की भी कर रही होगी। तो ऐसी स्थिति में ससुर की भी लायबिलिटी को वही बनाना चाहिए जैसे कि हस्बैंड की है कि किसी भी कीमत पर ससुर को लायबल बनाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी काफी लिमिटेड की गई है फादर इन लॉ की। साथ ही साथ जो विडो डॉटर इन लॉ की ससुर की लायबिलिटी समाप्त हो जाएगी अगर विडो डॉटर इन लॉ ने रीमैरिज कर ली है या उसने कन्वर्जन कर रखा है। कन्वर्जन दो ग्राउंड पर विडो डॉटर इन लॉ अपने इस राइट्स को खो देगी, अगर उसने कन्वर्जन कर रखा है या उसने रीमैरिज कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में ससुर लायबल नहीं होगा। Now come to the another section, that is section 20
मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट। जो मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन की बात की गई, दो लोगों के मेंटेनेंस की बात सेक्शन 20 करता है, वो है बच्चे और बुजुर्ग माता पिता। बच्चे की जो परिभाषा है वो ये है कि अंडर इंडियन मॉर्फोलॉजी टॉट अबाउट द माइनर डेफिनेशन, और जो ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम हैं वो माइनर माने जाएंगे, और वो माइनर बच्चे जो है अपने माता पिता के से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए वो इंटाइटल होंगे। यहाँ पर जो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हर वो बच्चा जो 18 साल से कम है, अगर सन है तो 18 साल से कम है, अगर डॉटर है तो जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक उसके भरण पोषण करने में उसके माता पिता जो है वो बाध्य होंगे। एज पेरेंट्स की डिफिनेशन यहाँ बताई नहीं गई है। हालांकि अगर आप देखें तो कहीं कहीं सीनियर सिटीजन को डिफाइन किया गया है, कहीं 60 साल का, इसे अगर आप रेलवे में देखें तो सीनियर सिटीजन को 55 साल में या 60 साल में जो है उसको कंसेशन मिला जाता है। तो यहाँ पर उस तरह से कुछ एज कहीं कहीं अधिनियम में डिफाइन किया गया था किसे हम सीनियर सिटीजन मानेंगे, लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बात नहीं की गई, बल्कि एज पेरेंट्स की, एज और इन्फर्म पेरेंट्स की बात की गई। सेक्शन 20 से क्लॉज 1 को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है एज और इन्फर्म पेरेंट्स, यानी कि इन्फर्म मीन्स वृद्ध और या बीमार माता पिता। तो इसमें हर वो पेरेंट्स आएंगे जो ओल्ड हो चुके हैं, फिजिकली मेंटली वीक हो चुके हैं और कैन नॉट मेंटेन देमसेल्फ। यहाँ पर जो बच्चे की लायबिलिटी है वो माता पिता की तब तक होगी जब तक माइनर है, बेशक उसके पास प्रॉपर्टी है लेकिन माता पिता लायबल होंगे अगर वो माइनर है। लेकिन जब एज पेरेंट्स की बात आती है तो लायबिलिटी तभी बच्चे की बनेगी जब उसके माता पिता जो है उस स्थिति में नहीं है कि अपने आउट ऑफ हर देयर ओन इनकम या आउट ऑफ हर देयर ओन पेंशन से वो अपना भरण पोषण पा रहे हैं। अगर वो पेंशन पा रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास इनफ सोर्स ऑफ अर्निंग है जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर पाने में सक्षम है, तब ऐसी स्थिति में बच्चे जो है वो लायबल नहीं होंगे। यहाँ भी मेरा जो एक सजेशन है कि बच्चे की लायबिलिटी एक सूट होनी चाहिए, माता पिता की इनकम नहीं देखी जानी चाहिए। माता पिता बेशक इनकम है, उनकी इनकम मेगार हो सकती है, बच्चा करोड़पति हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में करोड़पति बच्चा है तो उसे अपने माता पिता का भरण पोषण हर स्थिति में करना चाहिए, चाहे माता पिता के पास प्रॉपर्टी हो चाहे न हो। यहाँ पर ये जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी जो अगर डिसीजन अगर आप देखें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने साफ साफ कर रखा है कि माता पिता भरण पोषण प्राप्त करने के लिए तभी लायबल होंगे, पेरेंट्स मस्ट बी इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस इफ द पेरेंट्स हैव नो मीन्स ऑफ सस्टेन देमसेल्फ और आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ आउट ऑफ देयर ओन प्रॉपर्टी और अर्निंग। यानी कि यदि वो सक्षम है तो बच्चे की लायबिलिटी नहीं बनेगी। बच्चे की लायबिलिटी की बनानी चाहिए इस अधिनियम के अंतर्गत, चाहे वो सक्षम हो चाहे ना हो। Now come to the section 21 of the act that is talks about the maintenance of dependent, यानी कि वाइफ, विडो डॉटर इन लॉ और चिल्ड्रन और एज पेरेंट के अतिरिक्त कुछ और डिपेंडेंट है जिसके की भरण पोषण करने के लिए एक व्यक्ति लायबल होगा। और इस डिपेंडेंट की परिभाषा में ये लोग आएंगे जो कि द डिपेंडेंट मीन द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज। जो मृतक है अगर मर चुका है तो उसके जो डिपेंडेंट हैं वो इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे सेक्शन 21 के अंतर्गत। और जो डिपेंडेंट होंगे वो ये होंगे मृतक के फादर, मृतक की मदर, मृतक की विडो, मृतक के माइनर सन्स, मृतक के ग्रैंडसन, मृतक का ग्रेट ग्रैंडसन, मृतक की अनमैरिड डॉटर्स, ग्रैंड डॉटर्स, ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स, मृतक की विडो डॉटर्स या विडो डॉटर इन लॉ जो उधर अब उसे अब उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये जो माइनर इलिजिबेट सन और माइनर इलिजिबेट डॉटर्स, ये जो सारी कैटेगरीज है दोस्तों, एक बात बता दें, ये सारी कैटेगरीज डिपेंडेंट की है। ये डिपेंडेंट तभी इंटाइटल होंगे मृतक की प्रॉपर्टी से हिस्सा प्राप्त करने के लिए या मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए जब वो खुद की प्रॉपर्टी उसके पास नहीं हो। जैसे अगर आप देखें तो विडो डॉटर इन लॉ की हम लोग बात कर चुके थे। विडो डॉटर इन लॉ विल बी इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन ओनली इफ सी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। ये सी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ जो है वो हर जगह अप्लाई करेगा।
विडो डॉटर इन लॉ में भी अप्लाई करेगा, विडो डॉटर में भी अप्लाई करेगा, विडो डॉटर इन लॉ में भी अप्लाई करेगा, अनमैरिड डॉटर में भी अप्लाई करेगा। यानी कि माइनर, जब तक माइनर लड़की है, जब तक 18 के नहीं हो जाते तब वो अपने पिता माता से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अगर 18 से ज्यादा की है, इस कैटेगरी में तभी आएगी जब 18 से ज्यादा है और वो अपना भरण पोषण कर पाने में सक्षम नहीं है, तब वो डिपेंडेंट की श्रेणी में आएगी और यहाँ पर भरण पोषण प्राप्त कर सकेगी। तो ये जो राइडर है वो है, दे आर नॉट इन, दोज हु आर सीकिंग द मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन, दे आर नॉट इन पोजीशन टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तभी वो इस कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये अधिनियम जो है, ये सेक्शन 21 जो है वो कुछ ऐसे डिपेंडेंट की बात करता है जो मृतक के ऊपर आश्रित थे, उसकी मृत्यु हो गई है, अब कौन व्यक्ति उसका भरण पोषण करेगा, उसके बारे में यह अधिनियम प्रावधान करता है। सेक्शन 2 में बताया गया कि मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, जो मेंटेनेंस को डिपेंडेंट को जो मेंटेनेंस मिलेगा वो किस हद तक मिलेगा, ये सेक्शन 22 बताया गया। यहाँ पर 21 में बताया गया कौन कौन से व्यक्ति मृतक के डिपेंडेंट होंगे, और सेक्शन 22 में बताया गया है कि वो व्यक्ति जो मृतक की प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे, यानी हेयर्स होंगे, लायबिलिटी डिपेंडेंट की उन पर है कि वो अपना भरण पोषण करे। लेकिन जो सेक्शन 22 की लायबिलिटी है वो काफी लिमिटेड लायबिलिटी है कि जो डिपेंडेंट का जो भरण पोषण किया जाएगा मृतक के हेयर्स के द्वारा, वो निम्न शर्तों के अधीन होगा। ये शर्तें ये है कि जो सेक्शन 22 सब क्लास 1 में बताया गया है कि जो डिपेंडेंट होंगे वो उनका भरण पोषण हेयर के डिसीज करेंगे। यानी कि हेयर के डिसीज का मतलब है, जैसे हिंदू सेक्शन एक्ट में जो एक व्यक्ति के मरने के बाद प्रॉपर्टी जो एक्वायर करता है, लायबिलिटी उस पर शिफ्ट होती है कि अगर वो हेयर्स जो है वो मृतक की प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले रहा है, तो जो मृतक की जो लायबिलिटी होगी उस प्रॉपर्टी के साथ वो भी जाएगी। अतः अगर वो हेयर्स प्रॉपर्टी लिया है तो लायबिलिटी भी लेगा, और जो भी डिपेंडेंट मृतक के थे उसका भरण पोषण करने के लिए ये हेयर्स बात होगा। लेकिन हेयर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस डिपेंडेंट को नहीं देगा, वो जो हेयर्स की लायबिलिटी उतना ही होगी जिस मात्रा तक वो मृतक की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया है। यानी उसका जितना शेयर, अगर एक से ज्यादा हेयर्स है मृतक के और लायबिलिटी सब पर शिफ्ट हुई है, तो डिपेंडेंट को राइट है कि वो किसी भी एक से या सबसे वो जो है वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है। लेकिन हेयर्स की लायबिलिटी उतनी ही होगी जिस मात्रा तक वो प्रॉपर्टी या वैल्यू जो है, प्रॉपर्टी की वैल्यू की मात्रा तक ही वो हेयर्स जो है लायबल होगा, उससे ज्यादा की लायबिलिटी उसकी नहीं बने। यानी मृतक की प्रॉपर्टी जितना एक्वायर किया है उसी मात्रा से डिपेंडेंट को मेंटेनेंस मिलेगा। साथ ही साथ जो सेक्शन 22 सब क्लास 4 कहा गया है कि डिपेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ अदर। अगर एक डिपेंडेंट है, अगर कोई डिपेंडेंट है, उसे मृतक की प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा मिला है या हेयर्स ने उसकी लायबिलिटी को निभाई या उसको कोई शेयर दिया है, तो अगर एक बार डिपेंडेंट को जो मृतक पर आश्रित था उससे कोई शेयर मिला है मृतक की प्रॉपर्टी से, तो मृतक के हेयर्स के द्वारा, तो फिर उस हिस्से से यानी उस प्रॉपर्टी से वो अनइंडिपेंडेंस का भरण पोषण नहीं करेगा। यानी मैं खुद डिपेंडेंट हूँ, मुझे हेयर्स ने खुद प्रॉपर्टी दी है कि अपना भरण पोषण करने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी से मैं अनडिपेंडेंस का भरण पोषण नहीं करूंगा। अनडिपेंडेंट की लायबिलिटी जो है वो जो हेयर शब्द मृतक होंगे वो निभाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो है सेक्शन 22 है। तो under this video we have discussed section 18 to 22 of the Hindu Adoption and Maintenance Act, which is related to the maintenance, and we will again upload one more video, and thereafter this whole act will be finished. Thank you very much.